हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मोल कंसेप्ट का तीसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के किस तरीके से अलग अलग फॉर्मूले होते हैं और उनको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले जो दो पार्ट थे बेटा, उसमें पहले वाले पार्ट में हमने देखा था मोल कंसेप्ट से रिलेटेड बेसिक कैलकुलेशन। यहीं पर इसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि जो थ्योरी, जो कुछ चीजें हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर से जो हमारा लेक्चर नंबर 12 रहेगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्या, फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक्चुअल में दो लेक्चर रहेंगे। आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर इसके बाद वाला जो लेक्चर नेक्स्ट वाला रहेगा, लेक्चर नंबर 13, उसमें हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसको लेंगे, ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो पहली चीज हमें सीखना है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको याद होगा नॉमेनक्लेचर पढ़ते समय हमने अलग अलग तरीके के फॉर्मूला पढ़ रखे थे, लेकिन उससे अलग हम दो फॉर्मूला यहां पर पढ़ेंगे, क्या, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले देख लेते हैं किसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं और किसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है? एक्चुअल में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये कंपाउंड के उस फॉर्मूले को बोलते हैं जिसमें जो एटम्स के जो नंबर हैं, जो एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं उनके नंबर को सिंपलेस्ट रेशो में दिखाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम सिंपलेस्ट रेशो में दिखाते हैं। ठीक है, वहीं पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसमें हम एग्जैक्ट नंबर दिखाते हैं एटम्स के। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, जैसे अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, कैसा, C2H6, इथेन होता है। ठीक, ये हो गया C2H6। तो हम बोल रहे हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन एटम होंगे और 6 हाइड्रोजन एटम होंगे। ये एग्जैक्ट नंबर हो गए। ये जो एग्जैक्ट नंबर हो गया इसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहीं पर इसका जब सिंपलेस्ट रेशो दिखाएंगे, ये 2:6 जो है, सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगा, 1:3। तो जब सिंपलेस्ट रेशो में दिखाएंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में ज्यादा अच्छा, क्या बोलना चाहिए, फॉर्मूला है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्ट नंबर जो एटम्स के हैं वो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। लेकिन जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो एक्चुअल में क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशो बताता है बेटा। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशो बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। तो पहला डाउट ये आएगा कि फिर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में एम्पेरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड के बारे में पूरा आइडिया नहीं देता। ठीक है, वो तो केवल आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो रेशो है 1:3 का रेशो है। ठीक है, एग्जैक्ट जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो तो कौन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बता रहा है कि एग्जैक्ट कार्बन 2 रहेंगे, 6 हाइड्रोजन रहेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ना क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम किसी अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला पहली बार निकालते हैं तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आता है और उसके बाद फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं किसी तरीके से दूसरे डाटा को यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। क्लियर हुआ? तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल में इसीलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक्चुअल में लेबोरेटरी में जब भी हम किसी अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला निकालते हैं तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, फिर बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा। जैसे ये हो गया क्या, C6H12O6। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने दिख रहे हैं कि 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। यहीं पर अगर मैं इसका रेशो ले लूं, सबको 6 से अगर डिवाइड कर दूं तो 1 कार्बन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे और 1 ऑक्सीजन बचेगा। तो ये जो CH2O हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो एक्चुअल में इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो बताता है और एग्जैक्ट नंबर बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन सी प्रोसेस है
जिससे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। पहली चीज, ये अलग से कहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं बेटा, लेकिन इससे आपको फ्लो समझ में आ जाएगा, कि एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पहले क्या चीजें होती है, बाद में क्या चीजें होती है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आता है। तो उस प्रोसेस को समझाने के लिए बस हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते समय इतनी अलग अलग स्टेप्स होती है जो अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको प्रोसेस समझ में आ जाए इसलिए यहां बता रहा हूं। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते समय पहले तो हमें कंपाउंड को प्योर फॉर्म में लेना पड़ता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअल में जो सबसे पहला कंसेप्ट हमें काम में आता है वो क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। एक्चुअल में ये टॉपिक है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहले स्टेप क्या होती है, प्यूरिफिकेशन की। इस प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कंपाउंड को प्योर बनाते हैं, किसी एक मेथड से कंपाउंड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसमें जो भी इंप्योरिटीज रहेगी उसको अलग करते हैं। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होती है, ये हमें दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, इसको हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड रहा होगा, उसमें जो भी इंप्योरिटीज रहेगी उसको अलग कर देंगे, फिर प्योर कंपाउंड बना लेंगे। प्योर कंपाउंड बनाने के बाद, प्यूरिफिकेशन करने के बाद, नेक्स्ट वाली जो स्टेप होती है कंपाउंड के लिए, वो होता है कौन सा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो स्टेप होती है ये क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसको बोलते हैं, जिसमें हम किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसको निकालते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकालते हैं, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। कितना प्रेजेंट है वो नहीं, केवल कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ये निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी अगेन उसका थोड़ा सा पार्ट हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे पास कंपाउंड के अंदर हमने क्या निकाला कि कार्बन प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें निकल कर आया कि कार्बन तो प्रेजेंट है। वैसे ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें निकल कर आया कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, तो नाइट्रोजन हमें पता चला कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें पता चला कि नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस से पहले ये निकाल लेते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद नेक्स्ट वाली जो स्टेप होती है हमारी, वो कौन सी होती है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नाम से दिख रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, हम इसमें क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या निकालेंगे, परसेंटेज, या बेटर टर्म कौन सा है, मास परसेंटेज निकालते हैं हम एलिमेंट का, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर वाली स्टेप में एक बार हमें पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का कितना परसेंट है, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, इसके लिए भी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। ये तीन जो पार्ट है ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका बेसिक पोर्शन हमारे सिलेबस में है बेटा, दूसरा चैप्टर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तब उसमें इन सारी स्टेप को देखेंगे, ठीक। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें हम पता चल जाएगा कि कार्बन का कितना परसेंटेज है। जैसे अज्यूम करके मैं दे रहा हूं, जैसे कार्बन का हमने परसेंटेज निकाल लिया 75%, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया 25%, ठीक है। किसी को डाउट आ रहा होगा कि ये सब कैसे निकाला, तो एक्चुअल में इसकी अलग अलग स्टेप्स होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है, जिसको हम बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें देखेंगे, ठीक है। एक बार जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाता है, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होने के बाद, ठीक है, हम एक्चुअल में दो चीजें निकालते हैं। एक निकालते हैं क्या चीज, यहां ध्यान देना बेटा, एक बार हमें यह पता चल गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर हम निकालते हैं क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका एक प्रोसेस है जो आज वाले लेक्चर में जिसको हम सीखेंगे, कि एक बार हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गया तो फिर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पेरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में मोल कंसेप्ट में सीखते हैं, ठीक है। वहीं पर एक और स्टडी होती है, जिसमें एक और एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पहले मॉलिक्यूलर मास आता है, बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट पढ़ते समय तो हमने फॉर्मूले से मास निकालना सीखा है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली पहले मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल कर आता है, एक आगे जाके 12th के सिलेबस में एक चैप्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उस सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास किसी कंपाउंड का निकाल सकते हैं,
ठीक है। और इसके बाद इस मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर मास है इसकी हेल्प से, ये एम्पेरिकल फार्मूला की हेल्प से हम किसी एम्पेरिकल फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं किस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है। तो सबसे लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, जो एम्पेरिकल फार्मूला आज के लेक्चर में हम निकालना सीखेंगे, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये भी तरीका सीखेंगे आज के लेक्चर में कि कैसे हम एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जब भी फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का निकल कर आता है तो उसमें ये सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एम्पेरिकल फार्मूला निकलता है, मॉलिक्यूलर मास निकलता है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला कन्वर्ट होता है किसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। क्लियर हुआ बेटा? तो एक्चुअल में मूल कंसेप्ट में हमें इतनी जो स्टेप्स हैं इसमें केवल 2 स्टेप पढ़नी है। ठीक है। मूल कंसेप्ट में पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो कौन सा है कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे किसमें, एम्पेरिकल फार्मूला में। और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा तो। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये वाले स्टेप की मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे है उससे। मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास किसी तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? तो ये तो हमने पढ़ लिया स्टेप्स कौन कौन सी है। ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स प्रेजेंट होती है किसमें, जब भी हम किसी चीज का परसेंटेज निकालते, सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तब। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, कि एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। केवल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया है। ग्लूकोज दिया है और सामने एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। इसका जब सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2O, 6 से सबको डिवाइड कर देंगे, कोई एक नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो कितना निकल कर आएगा, CH2O। CH2O मतलब कौन सा ऑप्शन, क्लियर हो गया बेटा, ये ए के लिए जो करेक्ट मैचिंग हो जाएगी ये 2 की है। दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मतलब इसमें C2 है, ठीक है, इसके अलावा H2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। सारे नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, CHO2। ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड की तो जो करेक्ट मैचिंग है कौन सी हो जाएगी, CHO2, फोर्थ वाली मैचिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ए का जो है करेक्ट मैचिंग 2 हो गया, बी का कौन सा हो गया, 4 हो गया। ठीक। इसके बाद सी, इनऑर्गेनिक बेंजीन, यहां दिख रहा होगा। सबको अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो बोरॉन एक ही निकल कर आएगा, नाइट्रोजन एक ही निकल कर आएगा, जबकि हाइड्रोजन 2 निकल कर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा BnH2। तो सी की जो करेक्ट मैचिंग है कौन सी हो जाएगी बेटा, 1। सबसे लास्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल में सिर्फ क्या बचाएगा, बचा रह जाएगा HO। ये इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। तो डी का जो करेक्ट मैचिंग है ये कितना हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है बेटा, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट निकल कर आ रहा है। समझ में आ गया? वो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हमने और उनको कन्वर्ट किया एम्पेरिकल फार्मूला में। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। इसके बाद सबसे बेसिक पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं सीखना। हम डायरेक्टली परसेंटेज कंपोजिशन में नहीं जा रहे हैं बेटा, क्योंकि लोगों को सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं फॉर्मूला वाले। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला केस हम क्या देखेंगे, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में किसी भी एलिमेंट के मासेस दे रखे हैं, मोल्स दे रखे हैं, या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, चाहे क्वेश्चन में क्या दिया हो, मास गिवन हो, चाहे मोल्स गिवन हो, चाहे नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हों, इन सारे केस में पहले क्या चीज निकाल लोगे, पहले निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल। मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल निकाल ही लोगे, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नंबर ऑफ एटम्स भी दिए हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लेंगे और फिर उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा यही क्या हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखना, हमारे पास क्या दे रखा है, ऑक्सीजन के कितने मोल प्रेजेंट है इस किसी भी एक कंपाउंड में, 0.2 मोल। सल्फर के कितने प्रेजेंट है बेटा, 0.1 मोल। क्लियर हुआ? तो हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। वैसे क्वेश्चन में ही दे रखा था तो कुछ निकालने की जरूरत थी नहीं।
अब इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी हम सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो कोई चीज़ डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 इस तरीके कोई सिंपल नंबर हो, डेसिमल ना हो, फ्रैक्शंस ना हो। ठीक है, तो डेसिमल, एक एक डेसिमल पॉइंट है, हटाना है तो मैं क्या करूँ, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा O2। ठीक है, इसमें जब मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 रह जाएगा, इसमें जब मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूले में 1 होता है तो 1 को हम लिखते नहीं है बेटा, तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SO2। ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि जरूरी नहीं कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग ही रहेगा हमेशा। एग्जांपल के लिए देखना, जैसे ये CH4 है, ठीक है, अगर ये CH4 है तो इसका इंपेरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ठीक है, यहीं पर अगर हमारे पास C2H6 है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हो जाएगा और इसका इंपेरिकल फार्मूला भी अलग हो जाएगा। ठीक है, बट हर बार ऐसा अलग अलग फॉर्मूले दोनों निकल कर आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ बेटा, ये मोल वाला तो केस हो गया हमारा। नेक्स्ट मास और नंबर वाले भी केस ले लेते हैं। यहां देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नीशियम का मास दे रखा है 12 ग्राम, यहीं पर ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है 8 ग्राम। हमने क्या बोला, पहला काम हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालना। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास कर देंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास कर देंगे। आपको क्या दिखेगा, ये कट होने के बाद एक्चुअल में क्या हो जाएगा, mg के पास जो नंबर आ रहा है वो कितना है 1/2, यहीं पर ऑक्सीजन के पास भी जो नंबर आ रहा है वो कितना है, ये है 1/2। हमने क्या बोला, जब भी हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए मैं क्या करूं, दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 हट जाएगा। तो एक्चुअल में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो mg भी 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, MgO। ठीक, नेक्स्ट यहीं पर देखना, मास की जगह पर अगर नंबर ऑफ एटम्स भी दे रखे हैं तो उसको भी हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दें। यहां पर जो mg है इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं 3.011 इंटू 10⁻23। इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। वहां मास दिया था जबकि यहाँ नंबर दे रखा है। वहीं पर यहाँ देखना, यहाँ Cl का नंबर दे रखा है, Cl का कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फिर से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा बेटा, ये तो पूरा क्रॉस ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये क्रॉस ऑफ होने के बाद कितना बचेगा 1/2। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा कि ये कितना हो गया mg, ये हो गया 1/2 और ये कितना हो गया Cl। आप क्या करेंगे, जब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा Cl2। क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो जो चाहे मास दिया हो चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, हम उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे उसे नंबर ऑफ मोल में और सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, बट कई बार क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपको जो रेशो है वो दे रखा हो, डायरेक्टली मास ना देकर मास का रेशो दे सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है मोल का रेशो दे रखा है। तो जो मास का रेशो दे रखा है उसी को मास अज्यूम कर लेना है, जो मास का रेशो दे रखेगा वही मास अज्यूम कर लेना है बेटा। यहीं पर जो मोल का रेशो दे रखेगा उसी को मोल अज्यूम कर लेना है, जैसे हमने बेसिक कैलकुलेशन के समय भी यही किया था पार्ट 1 पढ़ते समय। जैसे एग्जांपल देखना, हमारे पास क्या दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन से मास रेशो में दे रखा है 1:16 के मास रेशो में दे रखा है। मतलब H का मास मान लेंगे 1 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना मान लेंगे 16 ग्राम। अब मास दे रखा है तो फिर मोल निकाल लें, ये डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, एटम का मोलार मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम, और ऑक्सीजन के एटम का मोलार मास कितना हो जाएगा, जिस एटम के लिए कर रहे हैं उसी का मोलार मास रखना है बेटा, एटम का, ठीक है, मॉलिक्यूल का नहीं। ठीक, ये 16 ग्राम। तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, ये हो गया HO, दोनों तो क्रॉस ऑफ हो जाएंगे, ये एक्चुअल में कितना हो गया HO। तो एक्चुअल में ये जो HO आया है ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअल में क्या निकल कर आया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आया है। तो एक्चुअल में मे बी ये रहा होगा क्या H2O2। ठीक, क्लियर हो गया, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये निकल कर आया होगा। क्लियर हुआ, वैसे ही आपको क्या दे सकता है, मोल रेशो भी दे सकता है। जैसे यहां देखना, कार्बन का जो मोल रेशो दे रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन का, ये कितना है 1:3। तो जो मोल रेशो दे रखा है हम उसी को क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ मोल मान लेंगे। तो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 3। तो यही जो फॉर्मूला आ गया ये किसका हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं बेटा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। ठीक,
सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, 60 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, कार्बन का मास दे रखा है कितना 24 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 4 ग्राम, यहीं पर ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 32 ग्राम। अब हम क्या करें, इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई इसका एटम का मोलार मास 12, इसका 1 ग्राम और इसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये कैंसल आउट होके कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कैंसल आउट होके हो जाएगा 4 और कार्बन कैंसल आउट होके हो जाएगा 2। आपको क्या दिख रहा है, इसको भी और सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए, सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सारे नंबर क्या हैं 2 से डिविजिबल हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे डिवाइड करके देखना है, तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करके एक बार ट्राई कर लो बेटा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा C1H2 और ये हो जाएगा O। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। ये जो एमसीक्यू है इसमें क्या दे रखा है देखना, अ सर्टेन कंपाउंड कंटेन्स मैग्नीशियम कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द मास रेशो। तो जो मास रेशो दे रखा है उसी को हम क्या मान लेंगे, उसी को हम मास मान लेंगे। इसका कितना हो गया 12, कार्बन का भी कितना हो गया 12, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, उसके जो भी इसका मास दे रखा है उसका मोलार मास से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा बेटा 14। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये mg ये कितना हो जाएगा 1/2, ये C1 और ये नाइट्रोजन ये भी 1। बट हमने क्या बोला, हमें फ्रैक्शन नहीं रखना है, तो इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करूं, मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा mg, ये C2 ये N2, तो इसी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं mg ये Cn होल ट्वाइस। क्लियर हुआ बेटा। तो कौन सा वाला फॉर्मूला दिख रहा है MgCn होल ट्वाइस, ये दिख रहा है हम आपको फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर। अब यहाँ नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, ठीक है, डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं ऐसा मान सकते हो आप। ए के कितने दे रखे हैं 1.33, बी के कितने दे रखे हैं 1 और सी के कितने दे रखे हैं 1.5, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल निकालने की भी जरूरत नहीं, नंबर को डायरेक्टली सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो हम, ठीक है। यहां देखना ये एक्चुअल में 1.33 कैसे आया होगा बेटा, ये एक्चुअल में रहा होगा क्या 4/3, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। ये भी रहा होगा 1, सी 1.5 कैसे आया होगा, ये 3/2। अब हमने क्या बोला है कि हमें जो है इसका जो फ्रैक्शन है वो हटाना है, ठीक है। अगर हमें इसका फ्रैक्शन हटाना है तो हम क्या करें, पहले से जो फ्रैक्शन में दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 4/3 इंटू 3 कर दिया, ये B1 इंटू 3 कर दिया और ये C 3/2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। तो ये 3 से 3 तो कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया A4 B3 C 9/2। अब उसका फ्रैक्शन रह गया, उसका 2 हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा A8 B6 और C9, ठीक है। किसी स्टूडेंट को ये लग सकता है कि सर ये आपने फ्रैक्शन में रखा है, हमें फ्रैक्शन में नहीं करना आता, तो आप क्या करो, अगर ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है तो आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये क्या हो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले ये 1.5 कन्वर्ट हो जाएगा, तो किस में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा A 2.66 हो जाएगा, ये B2 और ये क्या हो जाएगा C3। अब ये जो 2.66 है इसको मैं किसी होल नंबर में अगर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा A 3 छक 18 और ये हो जाएगा 9 3 दूनी 6 और ये क्या हो जाएगा 7.98। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9। तो 7.98 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा 8 के नियर बाई लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा A8 B6 C9। समझ में आया। कई बार आपको अगर बहुत कम डिफरेंस है तो राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ सकती है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर कंटेन्स, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। क्या दिया है, सल्फर कंटेन 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस, ये 1.24 दिया है, इन 2.2 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। सल्फर का मास नहीं दिया है बेटा, ठीक है। मास ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड जो भी होगा माइनस मास ऑफ फास्फोरस, क्योंकि सल्फर और फास्फोरस मिलकर ही तो कंपाउंड बना है। तो कंपाउंड का मास कितना है 2.2 माइनस क्या कर दूं 1.24, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 6 0.96,
ठीक है। तो एक्चुअल में सल्फर का मास कितना आ गया 0.96। अब एक बार मास आ गया तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, एटॉमिक मास या उसका मोलार मास डिवाइड कर देते हैं। फॉस्फोरस का होता है 31, इसका होता है 32। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.04 और सल्फर का हो जाएगा 0.03। आपको दिख रहा है डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। डेसिमल हटाने के लिए दो प्लेस हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा P4 और ये हो जाएगा S3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट वाला। क्लियर हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि एक्चुअल में कैसे अगर मास, मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो उसको इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और ये क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, ठीक है, अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला पहले कैसे निकालेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा और फिर देखेंगे कि इंपेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज कंपोजिशन कभी भी दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज, जब भी सिर्फ परसेंटेज लिखा रहता है तो मास परसेंटेज लेते हैं। हर एक एटम के लिए, हर किसी एटम के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका मास परसेंटेज है उसको डिवाइड बाई किससे कर देंगे, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक मास से। ठीक है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कुछ भी लिख सकते हो आप। मास परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से। और इसके बाद यहाँ जो भी नंबर्स निकल कर आएंगे, ठीक है, एटम 1 के लिए भी यही करना है, एटम 2 के लिए, जितने एटम होंगे कंपाउंड के अंदर सबके लिए हम क्या करेंगे, पहले मास परसेंटेज करेंगे डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कर देंगे। यहाँ जो भी नंबर निकल कर आएंगे इन नंबर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो में। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो में। तो जो भी सिंपलेस्ट रेशो में निकल कर आएगा जो भी फॉर्मूला, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी को हम क्या मान लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लेंगे। क्लियर हुआ। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे मास परसेंटेज को डिवाइड करना है, किससे, एटॉमिक मास से। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 75%। ठीक है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 25%। सारे एटम का समेशन हमेशा कितना होगा, 100%। तो हमने क्या बोला, इसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इसके मास से, मतलब 12 से। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, मतलब 1 से। अब यहाँ देखना कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं इसको किससे करूँ, 3 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4, और जबकि ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसको दोनों से डिवाइड कर दोगे, दोनों में डिवाइड कर दोगे। कैसे, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 25/4 और 25। स्मॉलर नंबर कौन सा है, 25/4। तो 25/4 से मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा 25/4। अब आपको क्या दिखेगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। यहीं पर 25 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, C1H4। तो ये जो भी फॉर्मूला है यही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हुआ बेटा पहला पार्ट। क्या करना है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन होगा उसको डिवाइड कर देना है किससे, एटॉमिक मास से। जो भी नंबर निकल कर आएंगे उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी सबसे स्मॉलर नंबर दिख रहा है उसको दोनों में उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ट्राई कर लेना है, अगर नंबर आए, नहीं आए तो फिर से जो छोटा नंबर हो उसको फिर से सबसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो निकल कर आ जाएगा। और भी एग्जांपल लेंगे बेटा हम, ठीक है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक बार निकल कर आ गया तो फिर उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो केस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया है तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के दो केसेस हैं। ठीक है, दो केसेस कौन से हैं बेटा, सबसे पहला तो ये है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ये दिया रहेगा, पूरे कंपाउंड का मास नहीं दिया रहेगा, मास ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड,
इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो इनके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। पहले हम क्या करते हैं, ये वाला तरीका सीख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे बेटा, जिसमें मॉलिक्यूलर मास किसी तरीके से गिवन होगा और मॉलिक्यूलर मास को यूज करके हम क्या कन्वर्ट करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसका तरीका सीखते हैं, इसके ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं और फिर दूसरे वाले तरीके पर जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कि अगर हमें मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सकता है किसी जगह पर वेपर डेंसिटी दे दिया हो, तो वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो उससे क्या निकल कर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा डाटा दिया रहेगा जिससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। ठीक है, जैसे हो सकता है एसटीपी पर 22.4 लीटर का मास दे दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोलार मास हो जाएगा, उससे आप मॉलिक्यूलर मास पता कर लोगे। ठीक, एक बार मॉलिक्यूलर मास अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्या क्या करना है देखना, एक नंबर आप निकालोगे n, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रखोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, नीचे रखोगे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इससे एक नंबर n निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया हुआ मास होगा। जब ये n निकल कर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में इस n को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले बेटा, किस तरीके से करना है ये वाली प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल क्या दे रखा है, ठीक है, CH3 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एग्जांपल कौन सा हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहीं पर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है। क्वेश्चन में किसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा कि मान लेते हैं ये कितना है 30, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इससे एक मास निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है कितना निकल कर आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 3, ये कितना हो जाएगा 15। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, ये n क्या हो जाएगा, ऊपर रखेंगे मॉलिक्यूलर मास, नीचे रखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकला है और ये n निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसमें ये n मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H6। ठीक है, क्या करना है समझ में आएगा बेटा, क्वेश्चन में किसी तरीके से ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ रहता है और वो बड़ी वैल्यू रहेगी हमेशा, हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकला या तो उसके बराबर आएगा या उससे बड़ा होगा मॉलिक्यूलर मास हमेशा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, उससे एक नंबर आएगा, इस नंबर को एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो फॉर्मूला आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हुआ बेटा। ठीक, एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, कौन जो प्रोसेस हमने पढ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या दिया है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O। अब क्वेश्चन में हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें निकालना नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 120। तो बस इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखना, हमने बोला हम एक n निकालेंगे, n में क्या करेंगे, ऊपर रहेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मैं शॉर्ट में EFM करके लिख रहा हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास किससे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, ये कितना निकल कर आ रहा है 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 और एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो निकल कर आ रहा है ये हो गया 30। तो ये क्या कर देंगे हम, हमारे पास n निकाल कर ले आएंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। अब क्या करेंगे, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 4 से।
ठीक। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा C4, ये हो जाएगा H8 और ये क्या हो जाएगा O4। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं बेटा कौन सा आ गया, C4H8 और क्या निकल कर आ गया O4। क्लियर हुआ क्या बेटा? ठीक। तो इस तरीके से क्या करना है, पहले एक n की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया उसके बाद, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करके ये n ले आएंगे और n को मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% बाई वेट, मतलब मास परसेंटेज दे रखा है किसका, कार्बन का, एंड द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है 80% दे रखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 से माइनस कर देते हैं, ठीक है 20%। ठीक है, आगे क्या दिया है, इट्स वेपर डेंसिटी, मतलब ये वेपर डेंसिटी अगर 15 दिया है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 30। इसकी जरूरत तो हमें बाद में पड़ेगी, पहले ये क्या करते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हमने क्या बोला, जो भी एटम दे रखे हैं उसके परसेंटेज में हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा 1। यहाँ देखना 4 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20/3 और ये कितना हो जाएगा 20। दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू है, अभी सिंपलेस्ट रेशो निकल कर नहीं आया है, तो दोनों में जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20/3 और ये कितना हो जाएगा 20/3। अब ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये 20 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3। तो आपको क्या दिख रहा है C1 और H3, तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है ये आ गया CH3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 3, ये कितना हो गया 15। आगे देखना, एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया तो हम n निकाल सकते हैं। n क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा 30। ठीक है, इसमें डिवाइड कर देंगे क्या चीज, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना 15, इससे ये कट हो जाएगा तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब ये जो n की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, हम एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकला था इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा C2H6। समझ में आया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्लियर हुआ बेटा? इस वाले क्वेश्चन में हमने दोनों स्टेप देख ली है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स, अब इसमें 3 एलिमेंट है, क्या दे रखा है, कार्बन का जो परसेंटेज है ये कितना है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 40%, यहीं पर जो हाइड्रोजन है इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 6.67%, और जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, वो बोला है रेस्ट। रेस्ट कहने का मतलब क्या है, 100 से इनको माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 46.67, और इसको माइनस कर देंगे अगर 100 से तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 0.33, और ये हो जाएगा कितना 53.33%। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल कर आ गया 53.33%, क्योंकि समेशन कितना होना चाहिए 100। अब पहला काम क्या करेंगे, केवल इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद देखते हैं नंबर कौन सा आ रहा। यहाँ पर जो है इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 12 या 40, 3.33 अप्रॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखना ये कितना आ जाएगा 6.67 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 16 48, 3.33, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या बोला, क्या ये एग्जैक्ट नंबर होल नंबर दिख रहा है, क्या सिंपलेस्ट नंबर दिख रहा है कि नहीं, डेसिमल में दिख रहा है। डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करें, जो सबसे छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 3.33, इस वाले नंबर से सबको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कितना आ जाएगा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगर आपको ये 2.01 ऐसा दिख रहा है कहीं पर तो इसको अप्रॉक्स 2 ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहीं पर कहीं पर अगर 1.99 ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको आप क्या ले सकते हो 2 ले सकते हो। क्लियर है, तो ये नंबर निकल कर आ गए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा निकल कर आ गया, CH2O। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखना, फिर से 3 एलिमेंट के लिए दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है। मेरे हिसाब से अब आपको अगर समझ में आ गया है बेटा तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो।
ठीक है, कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 40%। ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 13.3%। और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 46.7%। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करें, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट कर देंगे। ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 12, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा कौन सा, 14। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3.33। ये कितना हो जाएगा, 13.3। और ये कितना हो जाएगा, 14×42। ठीक है, ये भी 3.33 के नियर बाई आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद देखना दोनों में लोअर नंबर कौन सा दिख रहा है, 3.33 है। तो 3.33 से हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देते हैं। जो लोअर नंबर है उसी को सबसे डिवाइड कर देना है। ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 1। ये भी अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 1। ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 4। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, C, ये हो जाएगा H4 और ये हो जाएगा N। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4N। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हुआ? हम इतने क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, अगर एक एक करके भी आप सॉल्व करते गए तो यही बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.74 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। आगे दे रखा है क्या है, पोटेशियम का मास दे रखा है, एल्यूमिनियम का मास दे रखा है। परसेंटेज है क्या, नहीं, मास दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब भी मास दिया रहेगा तो हम मोल निकाल लेंगे। यहां देखना, पोटेशियम का कितना मास दे रखा है, 0.39। और इसका मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास या मोलार मास कितना हो जाएगा, 39। एल्यूमिनियम का कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 0.27, डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाता है, 27। ठीक है, ये पहला तरीका जो हमने मास वाले सीखा था उसी से कर रहे हैं। नेक्स्ट देखना, SO4 रेडिकल पूरा का पूरा SO4 के लिए एक साथ दे रखा है। ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है, 2.16। और पूरे SO4 का पूरा मास कितना हो जाएगा, पूरे SO4 का, क्योंकि पूरे SO4 का मास दे रखा है तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, 96 हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या दिया है, 2.16 एक्चुअल में इस SO4 का नहीं है, 1.92 है बेटा। ये 1.92 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, 96। यहीं पर नेक्स्ट पूरे के पूरे H2O का मास दे रखा है। ठीक है, H2O का जो मास दे रखा है वो कितना है, 2.16 डिवाइडेड बाई इसका कितना हो जाएगा, 18। H2 का मोलार मास। अब ध्यान देना, यहां पर जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.01। यहां पर एल्यूमिनियम भी कितना हो जाएगा, 0.01। यहां पर जो SO4 है इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.02। और यहाँ पर जो H2O है ये कितना हो जाएगा, इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.18 कम 18 और ये 2, 0.12। सबके सब डेसिमल में आ रहे हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या करें, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Al, ये SO4 होल ट्वाइस और ये कितना हो जाएगा, 12 H2O। तो H2 के नीचे ना लिखते हुए हम H2 के सामने लिख देते हैं ऐसा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, 12 H2O। समझ में आया कैसे आया ये, जब हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अभी इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है, इसका मोलार मास दे रखा है। ठीक है, मोलार मास दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। पहले इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 39। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, 27। 2 SO4 का कितना हो जाएगा बेटा, एक SO4 का 96, तो ये हो जाएगा 192। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, 18 एक H2 मॉलिक्यूल का, 12 H2 मॉलिक्यूल के हो जाएंगे 18 × 12। ठीक है, ये हो जाएंगे 216। इन सबको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 474 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना निकल कर आ गया, 474। तो n निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 948 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 474। तो इसको आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब n की वैल्यू 2 हो गई। n की वैल्यू 2 हो गई तो इस पूरे फॉर्मूला में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, KAl SO4 होल ट्वाइस और ये 12H2O।
ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा K2, ये हो जाएगा Al2, ये हो जाएगा SO4 होल 4, और ये कितना हो जाएगा 24H2, 12 में जब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से वाले ऑप्शन से मैच करता हुआ दिख रहा है बेटा, आपको दिखेगा कौन सा, K2SO4, ये है K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पूरा सल्फेट कितना निकल कर आएगा 4, 2 Al SO4 4 और H2 कितना 24। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। समझ में आया बेटा, बहुत सही क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहां लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डाटा अलग दे रखा है। मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्या दिया है, एसटीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस। ठीक है, तो एसटीपी वाली कंडीशन में आपको एक्चुअल में क्या दे रखा है, 1 लीटर वाले गैस का मास कितना है 1.25 ग्राम। तो मोलार मास निकालने के लिए क्या करें, 22.4 लीटर का जो मास होगा यही तो क्या हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा। तो यहाँ से मोलार मास कितना निकल कर आ जाएगा 1.25 इंटू कितना हो जाएगा 22.4, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, मोलार मास 28 ग्राम है, मतलब मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 28 लिख सकते हैं। एक बार अगर मॉलिक्यूलर मास आ गया तो परसेंटेज को देखकर फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या बेटा, खुद से ट्राई करोगे क्या, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, यहां पर देखना क्या करेंगे, कार्बन का जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना है 85.71, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 14.29। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट कर देंगे, डिवाइड बाई 12 और ये डिवाइड बाई 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.29। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 12×12=84, और ये कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये 3, ऐसा कुछ। ठीक है, दोनों में जो छोटा नंबर है डेसिमल दिख रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये तो 1 आ गया, ये अप्रॉक्स कितना निकल कर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना निकल कर आ गया CH2। अगर ये CH2 आ गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन के कितने 2, तो ये टोटल कितना हो गया 14। एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल कर आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो आप, n निकाल लो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास मतलब 28, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मतलब 14, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो CH2 है इस CH2 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा C2H4। समझ में आया, तो करेक्ट फॉर्मूला कौन सा निकल कर आया, ये C2H4 निकल कर आ गया। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन से ये वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा। हम अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये बताना था आपको, कई बार ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन में कई बार डेसिमल प्लेस इतने नियर बाई रहते हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो चेक करने के लिए आप फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। कैसे देखना, यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है 42.1, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। यहीं पर हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6.4, ठीक है, और रिमाइंडर ऑक्सीजन दे रखा है। तो ऑक्सीजन की जो टोटल वैल्यू है ये एक्चुअल में 48.5, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51.5, ये डिवाइड बाई 1, ऑक्सीजन के लिए डिवाइड बाई क्या कर देंगे 16। परसेंटेज का समेशन कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखना, जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12×3 = 36, ठीक है, 12×5 = 60, 3.5 के नियर बाई, ये आ जाएगा 6.4 के नियर बाई, और इसको डिवाइड करोगे बेटा 16×3 = 48, और कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 16×2 = 32, ऐसा कुछ। अब आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा नियर बाई नंबर नहीं है। ठीक है, 3.2 से क्या हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3.2 से एक्चुअल में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको अप्रॉक्स 1 नहीं ले सकते। ठीक है, थोड़ा एरर है। ठीक, ऑप्शन को देखकर समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि एक्चुअल में आपको क्या दिखेगा, ये जो ऑप्शंस है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ सेम दे रखे हैं। इस वाले ऑप्शन में कार्बन 12 ऑक्सीजन 12, इस वाले ऑप्शन में कार्बन 12 ऑक्सीजन 11, बहुत कम डिफरेंस है। तो कई बार क्या होता है, ऐसा एरर होने से आपका एग्जैक्ट आंसर निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है अगर कोई इसका मॉलिक्यूलर मास 348 देख ले ऑप्शन में, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कार्बन 1 पॉइंट समथिंग है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर बहुत ज्यादा नियर बाई रहने वाले हैं। ठीक है,
तो एक्चुअल में वो बहुत सारे ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा पहले में तो नहीं है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो आप ये देख लो कि 342 जो है वो किस में आ रहा है, ठीक है। तो 342 किस में मॉलिक्यूलर मास आएगा एक्चुअल में, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये फोर्थ वाले में मॉलिक्यूलर मास 342 आ जाएगा, जबकि इसमें कितना आ जाएगा 358 आ जाएगा। तो यहीं से करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, कि यहां पर क्या दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के लिए नंबर 2 निकल रहे होंगे, तो ऑक्सीजन का नंबर 1 और हाइड्रोजन के नंबर 2, मतलब हाइड्रोजन के जितने भी नंबर रहेंगे वो ऑक्सीजन से डबल रहेंगे, ठीक है। और ये 1 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा, मतलब कार्बन के नंबर थोड़े ज्यादा होंगे ऑक्सीजन से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाइड्रोजन के नंबर डबल है और कार्बन के नंबर 11 से थोड़ा ज्यादा है, बस 12 है, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर डिफिकल्ट आपको लगने लगे कैलकुलेशन, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में कोई जो डाटा दिया है उसको मैच करके देखने लगो बेटा, ठीक है, उससे जल्दी आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में जेईई मेन में पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करता है तो बहुत जल्दी हो जाता, अगर कोई कैलकुलेशन में यहाँ फंस गया तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज इन्होंने पहले दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 74, ठीक है, वहीं पर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 17.3, ठीक है। एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 14, नंबर निकाल कर लाते हैं बेटा, यहाँ कितना निकलेगा 12×72, पॉइंट कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6.16 नियर बाई आएगा, यहीं पर ये कितना हो जाएगा 8.7 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 कम 14, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है, और कितना हो जाएगा 1.23। सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है 1.23 है, तो 1.23 से सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना निकल कर आएगा, ये अप्रॉक्स 5 निकल कर आएगा बेटा, ये अप्रॉक्स कितना निकल कर आ जाएगा 7 निकल कर आ जाएगा, और ये अप्रॉक्स तो कितना आ जाएगा 1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना निकल कर आ जाएगा C5H7 और ये N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां पर मोलार मास दे रखा है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मास 5 कार्बन के कितने हो जाएंगे 60, ये 7, और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, तो एक्चुअल में कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 81। तो हम N निकाल लेते हैं, गिवन जो मोलार मास है वो कितना है 162, और हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 81, N की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 2। तो हम क्या करें, ये C5H7N जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा C10H14, और ये क्या हो जाएगा N2। कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है बेटा फोर्थ वाला। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्या है, एक कंपाउंड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, और आगे क्या दिया है कि इनके परसेंटेज दे रखे हैं, कार्बन का कितना दे रखा है 20%, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है बेटा 6.67%, यहीं पर जो नाइट्रोजन है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 46.67%। एक्चुअल में आप देखोगे तो टोटल समेशन अभी भी 100% नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, रेस्ट इज ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है। अब ये देखना, जो हमारे पास जो दे रखे हैं उसका जो परसेंटेज है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73.34। इसी को अगर हमने 100 से माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 0.34, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 73, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है 26.66 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यूज हैं परसेंटेज वाला उसमें क्या डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो गया, ये डिवाइड बाई 1 हो गया, ये डिवाइड बाई कितना हो गया 14, और ये डिवाइड बाई कितना हो गया 16। सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ कार्बन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 1.66 नियर बाई आ जाएगा, ये 6.67 नियर बाई आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33 के नियर बाई आएगा, ठीक है। यहीं पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखना ये कितना आएगा 16 कम 16, 16×96, ठीक है, और ठीक है ये 1.66 के नियर बाई ये भी आएगा। अब सबसे जो स्मॉलर नंबर है उसे सबको डिवाइड कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 1.66 से सबको डिवाइड करने पर अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा 1.66, ये नियरली 1 आ जाएगा, ये नियरली 1 आ जाएगा, ये नियरली 4 आ जाएगा, जबकि ये नियरली 2 आ जाएगा। तो आपके पास निकल कर क्या आ रहा है, कार्बन के नंबर 1, हाइड्रोजन के नंबर 4, नाइट्रोजन के नंबर 2 और ऑक्सीजन का नंबर 1, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे पहले। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन के हैं 4, 2 नाइट्रोजन का 28 और यहाँ ऑक्सीजन का 16। एक्चुअल में ये कितना निकल कर आएगा बेटा, इन सबको अगर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 16 16 32 और 28 60। तो एक्चुअल में जो n की वैल्यू है वो कितना निकल कर आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास भी 60, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी 60, तो एक्चुअल में n की वैल्यू 1 है। मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो क्या दिख रहा है, किसमें 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, इसमें बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला 2 है अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर मैच कर जाएंगे। समझ में आया? ये हो गया हमारा पहला पार्ट कि अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली गिवन है तो इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या बोला था, इसका एक दूसरा पार्ट भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, जब इफ मास ऑफ ओनली 1 एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज गिवन, अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये जो n की वैल्यू है इसमें आप मॉलिक्यूलर मास नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, मास ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, मास ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, मास ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन क्या करना है, 1 मोल कंपाउंड लेना है और उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड किससे कर देना है बेटा, उसको डिवाइड कर देना है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसी एलिमेंट का जो मास रहेगा इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब अब यहां पूरे मॉलिक्यूल का मास नहीं लेंगे, यहां पर उसी एलिमेंट का मास लेंगे जिसके लिए 1 मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास दिया था। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट लेंदी होने के कारण थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, यहां से समझ में आ जाएगा। देखना क्वेश्चन में क्या दिया, इफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है, 6 ग्राम, ठीक है। वहीं पर इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दे रखा है, CH3। तो हम क्या बोलेंगे, n कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है यहाँ, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 1 मोल कंपाउंड के अंदर जो मास है वो कितना है, 6 ग्राम, डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला में उसी एलिमेंट का मास कितना है, 3 ग्राम। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां या सिर्फ 3 ले लो आप, ये हो गया 3। तो एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2। समझ में आया क्या, पूरा मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ना करते हुए उसी एलिमेंट का 1 मोल कंपाउंड में मास, उसी एलिमेंट का एम्पेरिकल फॉर्मूला में मास, इससे क्या आ जाएगा, ये रेशो निकल कर आ जाएगा। और ये जो n निकल कर आ गया, फिर हम क्या करेंगे, CH3 में इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, C2H6। समझ में आया क्या बेटा, क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। पहला जो MCQ है वो क्या है, देखना क्वेश्चन में क्या दिया, 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले से दिया है कितना, CH2O, और आगे क्या दिया है, कंटेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जब 1 मोल कंपाउंड लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना है, 4 ग्राम, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2। तो यहां से n निकल कर आ जाएगा। 1 मोल कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास था 4, एम्पेरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन का मास है 2, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, CH2O जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा बेटा। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लेकिन क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में ऐसे इस तरीके से इसके n की वैल्यू निकल कर आती है। तो कितना हो जाएगा, C2H4O2। कौन सा ऑप्शन है बेटा, 4th वाला ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखना डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कैसे, यहाँ 1 मोल में नहीं दिया है, 0.0833 मोल में दिया है। यहाँ क्या दिया है, जो भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का मास दे रखा है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास, लेकिन कंपाउंड कितना है, 0.0833 मोल।
इसमें हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, लेकिन हमें हाइड्रोजन का मास चाहिए बट 1 मोल में चाहिए। 1 मोल कंपाउंड में इसका मास कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0.0833, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बेटा 12। एक बार ये आ गया तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 1 मोल कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम का मास कितना था 12, और इंपेरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन एटम का मास कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 6। तो एक्चुअल में n की वैल्यू 6 आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला था CH2O, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 6 करके। कितना हो जाएगा C6H12, ठीक है, और क्या हो जाएगा O6। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें? ऑप्शन 2। समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना है जिस एलिमेंट के लिए मास दिया वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में उसका मास लेंगे ऊपर साइड, ठीक है, n निकालते समय, और इंपेरिकल फॉर्मूला में उसी एलिमेंट का मास लेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन बेटा, सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है बट अलग कंपाउंड के लिए। देखना क्या दिया है, 1 मोल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है हमें नहीं पता बट उसका 1 मोल है, ठीक है, ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला यहां दिया है, कंटेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन के लिए मास दे रखा है 1 मोल कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 64 ग्राम। ठीक है, वहीं पर इंपेरिकल फॉर्मूला में ऑक्सीजन का मास कितना है 32, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। तो ऑक्सीजन का 1 मोल कंपाउंड में कितना मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला में कितना मास, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 2। एक बार n की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे NO2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा N2O4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा? ऑप्शन 3। समझ में आया क्या? तो अभी तक के आज के लेक्चर में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये देख लिया। अगर मास गिवन है या नंबर ऑफ मोल गिवन है या नंबर ऑफ एटम गिवन है तो उससे कैसे निकालते हैं। अगर परसेंटेज गिवन है तो उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा बेटा, एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 केसेस रहेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो अलग केस है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास से n निकाल लेंगे। अगर किसी एक एलिमेंट का मास दिया है तो 1 मोल कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला में उस एलिमेंट का मास, इससे n आ जाएगा। एक बार n आ जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, उससे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतना अगर आपको समझ में आ गया है बेटा तो ये जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ये खुद से ट्राई करना है। इसके सॉल्यूशंस आपको मैच करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के साथ ही PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ये है। 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बेटा आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है, और चेक कर लेना है टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स डलेंगे उसमें सबसे लास्ट में दिया रहेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो फाइंड आउट करने वाला जो पोर्शन है, फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाला जो पोर्शन है, उसमें उसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, जिसमें मास वाला क्वेश्चन होता है, मोल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। उन हाइड्रोकार्बन के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।